हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिसिन ऑफ ऑन जीरो। आज हम लोग बात करेंगे पोर्टल हाइपरटेंशन के बारे में, राइट। सो देखिए, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। बेसिकली मैं सर्जरी रिलेटेड जो चीज़ है उसके बारे में बात करूंगा। तो सर्जरी में ऑलरेडी जो पैथोलॉजी फिजियोलॉजी वो सारी चीज़ आ जाएगा, ठीक है ना। तो टॉपिक में घुसने के पहले डिटेल्स में कि हम लोग को पता होना चाहिए पोर्टल चीज़ क्या है। पोर्टल जो सिस्टम में बोल रहा हूँ, पोर्टल सिस्टम क्या होता है। पोर्टल सिस्टम यहाँ पे जो डायग्राम मैंने ड्रॉ की, यहाँ देख लीजिए इधर कि नीचे की तरफ से एक वेन जाता है जो मेजेंट्री से ड्रेनेज करते हैं। इसका नाम क्या है? सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन। और यहाँ पे एक वेन होता है जो जिसका नाम क्या है? स्प्लेनिक वेन। तो यानी सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन और स्प्लेनिक वेन, इन दोनों जब एक साथ मिल जाएगा ना, जो दोनों एक साथ जुड़ जाएगा, जुड़ने के बाद लिवर की तरफ जाएगा। तो लिवर की तरफ जाने के बाद जो सिस्टम बनाएगा, इसको इसको कहते हैं पोर्टल सिस्टम, इसको कहते हैं पोर्टल वेन सिस्टम, राइट। सो यहाँ पे नॉर्मली हम लोग को क्या क्या मिल रहा है? सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन, उसके साथ हम लोग को मिल रहा है स्प्लेनिक वेन, फिर इन दोनों बना रहा है क्या? पोर्टल वेन। इन दोनों मिलकर बना रहा है पोर्टल वेन, राइट। अब नॉर्मल यहाँ पे क्या, नॉर्मली जो समझ लीजिए इसका प्रेशर कुछ रहते हैं। इसका हाइपरटेंशन मतलब क्या है? डेफिनेटली प्रेशर ज्यादा होगा। तो हम लोग को पहले पता होना चाहिए प्रेशर कितना होता है, ठीक है ना। तो नॉर्मल जो प्रेशर रहेगा कहाँ पे? जो पोर्टल सिस्टम में, पोर्टल वेनस सिस्टम में नॉर्मल प्रेशर कितना है? तो नॉर्मल प्रेशर होता है इधर। सो नॉर्मल प्रेशर विद इन द पोर्टल सिस्टम कितना होता है? लगभग 5 से 10 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। और अलग यूनिट में हम लोग इसको कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द वाटर सलाइन सेंटीमीटर, दैट इज हाउ मच? 10 to 20 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। सो ये जो दो यूनिट की तरफ हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना। जो पहले वाला देख लीजिए, मैंने क्या बोला इधर, नॉर्मल प्रेशर 5 से 10 तक। अगर किसी भी कारण में अगर प्रेशर 10 से भी ज़्यादा हो गया, किसी भी कारण में पोर्टल सिस्टम के अंदर प्रेशर 10 से भी ज़्यादा हो गया, इसका मतलब हम लोग इसको क्या कहूँगा? उस बंदे के अंदर क्या हो गया? पोर्टल हाइपरटेंशन, राइट। क्योंकि हम लोग का कट ऑफ कितना है? हम लोग का कट ऑफ है 10 तक। अगर मोर देन 10 हो गया, अगर मोर देन 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा? उसके अंदर पोर्टल हाइपरटेंशन दिखाई देगा, ठीक है ना। अब समझ लो किसी भी कारण वहां उसका अंदर किसके पोर्टल सिस्टम के अंदर, वेन सिस्टम के अंदर किसी भी कारण में प्रेशर समझ लो कितना हो गया? मोर देन 12। अगर मोर देन 12 हो जाता है तो उस टाइम क्या होगा? वेरिसिस। वेरिसिस क्या है थोड़े बात कर लेते हैं, उसके बाद में वेरिसिस के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? अगर प्रेशर मोर देन 12 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हो गया तो हम लोग को इधर वायरसेस और वायरसेस देखने को मिलेगा, ठीक है ना। किस टाइप का ब्लीडिंग होता है हम लोग जब इटियोलॉजी का बात करूंगा ना, तब डिटेल्स में बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है ना। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कब वायरसेस और ब्लीडिंग, जो वेंस का मतलब रप्चर होकर ब्लीडिंग आएगा देखने को मिलेगा, जब प्रेशर मोर देन 12 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हो जाएगा। अब समझ लो इसके अंदर अगर प्रेशर बढ़ गया है, इसके अंदर अगर प्रेशर बढ़ गया है किसी भी कारण, बहुत सारे एटियोलॉजी हो सकते हैं, ठीक है ना, हम लोग बात करूंगा। तो किस टाइप का मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगा? तो यूनिवर्सल मैनिफेस्टेशन दो मिलता है। अगर पोर्टल सिस्टम के अंदर प्रेशर मोर देन 10 हो गया mm ऑफ Hg, तो किस टाइप का मैनिफेस्टेशन हम लोग को देखने को मिलेगा? ऑफ कोर्स फर्स्ट, इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ यूनिवर्सल मैनिफेस्टेशन। यूनिवर्सल मैनिफेस्टेशन सबसे पहले बात क्या है कि देखो, अगर प्रेशर ज़्यादा हो गया, अगर इसका अंदर प्रेशर ज़्यादा हो गया तो वेरिसेस देखने को मिलने के चांसेस है, वेरिसेस देखने का चांसेस है। दूसरा क्या होगा? अगर इसके अंदर प्रेशर ज़्यादा हो गया तो फ्लो इधर ज़्यादा होगा। अगर फ्लो ज़्यादा हो गया तो इसका साइज क्या होगा? स्प्लिन का साइज क्या होगा? बड़ा हो जाएगा ना। तो प्रेशर ज़्यादा है, इसका अंदर प्रेशर ज़्यादा है, तो फ्लो इसके अंदर ज़्यादा हो सकता है। अगर फ्लो इसके अंदर ज़्यादा हो गया तो इसकी वजह क्या हो सकता है? स्प्लिन का जो साइज है बड़ा हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए हम लोग को मिलेगा दूसरा की स्प्लिनोमेगाली, स्प्लिनोमेगाली। अब हम लोग अगर बात करते हैं कॉज के, इसका इटियोलॉजी क्या है? तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑल्डोइड, दैट इज नथिंग बट व्हाट? दैट इज द सिरोसिस। सो सबसे सबसे जो इम्पोर्टेंट और सबसे जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है, और हम लोग बोल सकते हैं कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑल्डोइड,
सिरोसिस हो गई लीवर का। या फिर मोस्ट कॉमन कॉज इन चिल्ड्रेन, देखिए चिल्ड्रेन तो जहां तक लगता है हम लोगों को क्या है, चिल्ड्रेन तो ऑफकोर्स अल्कोहल नहीं पीते हैं ना, उन लोग को अल्कोहल अल्कोहल के साथ कुछ लिंक नहीं है, तो चिल्ड्रेन के लिए हम इसका बजाय कुछ और होगा। अगर हम लोग बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ द एडल्ट, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑल्डोइड इट विल बी व्हाट, इट विल बी द सिरोसिस, यानी जो एडल्ट बंदा है उन लोग अल्कोहल पीते हैं, इसके वजह क्या सिरोसिस होगा, जिस सिरोसिस के वजह क्या होगा, पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप होगा, ठीक है ना। और दूसरा बात क्या हो गया, चिल्ड्रन के लिए अलग कॉज होता है, इसका हो गया एक्स्ट्रा हेपाटिक पोर्टल वेनस ऑब्स्ट्रक्शन, इसका मतलब क्या है कि एक्स्ट्रा हेपेटिक यानी लीवर के बाहर, एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा हेपेटिक मतलब क्या है, लीवर के बाहर, इंट्रा हेपेटिक यानी क्या है, इसका मतलब लीवर के अंदर, ठीक है ना। तो एक्स्ट्रा हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, पोर्टल वेनस ऑब्स्ट्रक्शन, सो EHPVO, ये होता है चिल्ड्रन के लिए, ठीक है ना। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑल्डोइड क्या होगा, सिरोसिस होगा। मोस्ट कॉमन कॉज इन चिल्ड्रन क्या होगा, एक्स्ट्रा हेपेटिक पोर्टल वेनस ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है ना। अब हम लोग बात करूंगा इसका एक थोड़ा बहुत एनाटॉमी के बारे में लीवर का, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं, थोड़ा बहुत देख ही लेते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत एनाटॉमी पता होना चाहिए समझने के लिए बाकी टॉपिक को। तो अगर लीवर के अंदर समझ लो, लीवर के अंदर हम लोग देखते हैं, लीवर के अंदर ले रहा वैसे ही, तो एक जगह इसका अंदर सबसे अंदर क्या रहती है, इधर एक जगह होता है, यहाँ पे क्या रहता है, सेंट्रल वेन, इसका नाम क्या है, सेंट्रल वेन, जहाँ पे अल्टीमेटली ब्लड ड्रेनेज होता है, ठीक है ना। अब उसके पहले हम लोग इधर क्या होता है, ये रहते हेपेटिक आर्टरी, ठीक है ना, और पोर्टल हेपेटिक आर्टरी ऑफ कोर्स। उसके बाद हम लोग इधर रहेगा अच्छे से बना लेते हैं, हाँ ये दोनों हो गया। पहले वाला क्या हो गया, पहला वाला हो गया हेपेटिक आर्टरी, ये वाला समझ लो कि हेपेटिक वेन, और एक रहेगा, क्योंकि हम लोग को पता है यहाँ पे ट्राइड पोर्टल सिस्टम होता है ना, एक रहता है क्या, जब हम लोग लिवर के अंदर तीन, मतलब अगर सर्कुलेशन की बात करते हैं तो सेंट्रल वेन में कौन कौन ड्रेनेज करते हैं, किसके किसके साथ लिंक है, सबसे पहले होता है हेपेटिक आर्टरी के साथ, उसके बाद होता है हेपेटिक वेन के बाद, और एक किसके साथ होता है बताओ, किसके साथ, ऑफ कोर्स इट विल बी द, इट विल बी व्हाट, इट विल बी द, ओके ड्रॉ कर लेते इधर, बाइल डक्ट, हाँ सही बोला। यहाँ पे समझ लो बाइल डक्ट को मैं थोड़ा अलग कलर से दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, ये हो गया बाइल डक्ट, नहीं एक्चुअली बाइल का ड्रेनेज इधर होता है, फिर यहाँ से गॉल ब्लैडर में जाएगा, वहाँ पे स्टोरेज होगा, जब जरूरत होगा तब सेक्रेट होगा, ठीक है ना। अब हम लोग बात करूंगा, देख लो यहाँ पे हेपेटिक आर्टरी है, हेपेटिक वेन है, इन दोनों क्या, दोनों एक जगह में है, मिक्स हो जाते हैं, देखो दोनों एक जगह में मिक्स हो जाते हैं, दोनों एक जगह में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, कॉमन पाथवे दिखा रहे हैं ना, इसको कहते हैं साइनोसॉइड, इसको कहते हैं साइनोसॉइड। तो साइनोसॉइड क्या है, साइनोसॉइड यानी सेंट्रल वेन में ड्रेनेज होने के पहले, क्या बोल रहा हूँ मैं अच्छे से समझो, सेंट्रल वेन में ड्रेनेज होने के पहले जब हेपेटिक आर्टरी का ब्लड और हेपेटिक वेन का ब्लड एक साथ मिक्स हो जाते हैं जिस जगह में, उस जगह को क्या कहते हैं, उस जगह को कहते हैं साइनोसॉइड। उसके साथ हम लोग इस कंपोनेंट को भी ले लूंगा, क्या, बाइल ड्रेनेज, बाइल डक्ट कोई भी बोल दीजिए, ठीक है ना। तो साइनोसॉइड, इसके आसपास भी और भी चीजें रहते हैं, तो साइनोसॉइड है ना, साइनोसॉइड में क्या होता है, हेपेटोसाइट रहेगा, और एक चीज क्या होता है, कुफर सेल्स, यानी जो मैक्रोफेज रहते हैं लीवर के अंदर। तो साइनोसॉइड के अंदर हम लोग को क्या मिलेगा, हेपेटिक हेपेटोसाइट्स मिलेगा, इधर हेपेटोसाइट्स मिलेगा, उधर क्या मिलेगा, कुफर सेल्स मिलेगा, जो मैक्रोफेज की तरह काम करता है, ठीक है ना, जो मैक्रोफेज की तरह काम करता है। अब क्या हो गया, अब इसके बेसिस पे हम लोग इटियोलॉजी क्या डिसाइड करने का, समझ लो यहाँ पे मैं साइनोसॉइड को दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, इस चीज को मैं इधर दिखा रहा हूँ, साइनोसॉइड है ना, साइनोसॉइड इधर है, फॉर एग्जांपल साइनोसॉइड इधर है, साइनोसॉइड इधर है, इसके कह दिया मैंने साइनोसॉइड, फॉर एग्जांपल इसके साथ थोड़ा समझने की कोशिश कर लो, इस साइनोसॉइड को मैं अंदर दिखा रहा हूँ। अब समझ लो कोई भी, मतलब जो इधर क्या पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप्ड हुआ, जिसके वजह क्या हुआ, लिवर के बाहर वजह हुआ, इसका मतलब क्या होगा, आउटसाइड द लिवर क्या होगा, एक्स्ट्रा हेपेटिक, ठीक है ना।
तो समझ लो आउटसाइड द लीवर अगर होता है तो क्या होगा, ऑफ कोर्स बाहर, इसका मतलब क्या होगा, एक्स्ट्रा हेपेटिक होगा ना। अगर इनसाइड द लीवर होता है, इनसाइड लीवर, इसका मतलब क्या होगा, इंट्राहेपेटिक। आप समझो, समझ लो कि जो साइनोसाइड है ना, साइनोसाइड के पहले हो गया, साइनोसाइड के पहले हो गया, समझ लो ये साइनोसाइड है, साइनोसाइड का पहले हो गया, इधर हो गया, समझ लो सिरोसिस फॉर एग्जांपल। तो ये क्या होगा, प्री साइनोसाइडल, बिफोर साइनोसाइड, बिफोर साइनोसाइड, इसका मतलब क्या होगा, बिफोर साइनोसाइड यानी क्या, प्री साइनोसाइडल। और अगर साइनोसाइड के बाद होता है तो इसका नाम क्या होगा, पोस्ट साइनोसाइडल, पोस्ट साइनोसाइडल। ये बेसिक टर्म है, अब हम लोग को डिस्कस करने का इटियोलॉजी एक बाय एक, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक्स्ट्रा हेपेटिक। अगर एक्स्ट्रा हेपेटिक यानी क्या, लिवर के बाहर। अब लिवर के बाहर क्या है, इसकी तरफ हो सकते हैं, पोस्ट साइनोसाइडल भी हो सकते हैं, प्री साइनोसाइडल भी हो सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करूंगा एक्स्ट्रा हेपेटिक प्री साइनोसाइडल कॉज, एक्स्ट्रा हेपेटिक प्री साइनोसाइडल कॉज यानी लिवर के बाहर और साइनोसाइड के भी पहले, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं उसके बारे में। ओके, ठीक है, चलो तो हम लोग बात करेंगे कहाँ, ये बात करते हैं, मैंने बोल दिया ऑलरेडी, ठीक है ना। थोड़ा याद रखो ये चीज़ें, ये किसके बेसिस पे टर्मिनोलॉजी होगा इसका, थोड़ा आसान हो जाएगा समझने में। तो सबसे पहले हम लोग बात करूंगा क्या, एक्स्ट्रा हेपेटिक प्री साइनोसाइडल यानी लिवर के बाहर उसके साथ साथ साइनोसाइड के पहले। तो फर्स्ट रीजन एक्स्ट्रा हेपेटिक, इसके पहले हम लोग लिख लूंगा कॉजेस, ये होता है कॉजेस ना, जो पोर्टल हाइपरटेंशन उसका कॉजेस लोकेशन के बेसिस पे, ठीक है ना। तो एक्स्ट्रा हेपेटिक प्री साइनोसाइडल, प्री साइनोसाइडल, ठीक है ना। तो देखो अब बताओ कि पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप क्यों होगा, डेवलप दो चीज के वजह हो सकते हैं। समझ लो रेजिस्टेंस अगर ज्यादा हो गया तो प्रेशर ज्यादा बिल्डअप होगा, एक वजह हो सकते हैं, या फिर फ्लो जो फ्लो रेट है ना वो ज्यादा हो गया तो प्रेशर क्यों डेवलप होगा, दो चीज की वजह हो सकते हैं ना। एक समझ लो, मैं इधर लिख रहा हूँ, हाइपरटेंशन इधर डेवलप क्यों होगा, दो चीज की वजह हो सकती है, या फिर प्रेशर ज्यादा हो गया, प्रेशर ज्यादा क्यों होगा, फ्लो ज्यादा हो गया, फ्लो ज्यादा हो गया, या फिर रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया, रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया। तो इन दोनों का वजह क्या हो सकता है, हमारा इधर क्या पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप हो सकते हैं। अब एक्स्ट्रा हेपेटिक प्री साइनोसाइडल यानी इधर कुछ होगा गड़बड़, ठीक है ना। तो समझ लो मैं इधर आगे देखता हूँ, जो स्प्लेनिक वेन और स्प्लेनिक आर्टरी है, जो स्प्लेनिक वेन और स्प्लेनिक आर्टरी, फॉर एग्जांपल ये तो स्प्लेनिक वेन है ना, और इसके साथ समझ लो यहाँ पे क्या हो गया, स्प्लेनिक आर्टरी का फिस्टुला, फिस्टुला यानी कनेक्शन हो गया दोनों के बीच में, एब्डोमिनल कनेक्शन हो गया। अगर कनेक्शन हो गया तो ये हो गया समझ लो स्प्लेनिक आर्टरी। अगर स्प्लेनिक आर्टरी वेनस फिस्टुला हो गया तो इधर ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ब्लड आएगा ना, अगर ज्यादा ब्लड आ गया तो फ्लो क्या हो जाएगा, फ्लो रेट इंक्रीज हो जाएगा, जिसके वजह क्या होगा, हाइपरटेंशन डेवलप्ड होगा। तो सिंपल सी बात है, तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि फर्स्ट रीजन अगर स्प्लेनिक आर्टरीवेनस फिस्टुला हो गया, जिसके वजह क्या होगा, फ्लो ज्यादा हो जाएगा, अब फ्लो ज्यादा होने की वजह क्या होगा, हाइपरटेंशन डेवलप होगा, सिंपल सी बात है। दूसरा वजह हम लोग बोल सकते हैं, इधर समझ लो कि यहाँ पे कुछ थ्रोम्बोसिस हो गया, अगर कुछ थ्रोम्बोस फॉर्मेशन हो गया स्प्लेनिक आर्टरी के अंदर तो क्या है, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा ना। अगर यहाँ पे थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे अगर थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो गया तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा ऑफ कोर्स, जिसकी वजह प्रेशर ज्यादा बिल्डअप होगा। तो दूसरा बात है, हम लोग दूसरा वजह हम लोग इधर बोल सकते हैं क्या, स्प्लेनिक वेनस थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस। तीसरा वजह हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर इसका साइज ज्यादा बड़ा हो गया, स्प्लेन का साइज बड़ा हो गया तो ज्यादा बड़ा हो गया तो ज्यादा फ्लो होगा, ज्यादा प्रेशर आएगा ऑफ कोर्स, है ना, नॉर्मल सी बात है, साइज बड़ा होगा तो ऑफ कोर्स प्रेशर ज्यादा होगा। तो स्प्लेनोमेगाली, so what did I say, that the
Extrahepatic pre-sinusoidal cause. What are the causes that we get to see in terms of extrahepatic pre-sinusoidal, यानी साइनोसाइड के पहले और उसके साथ लीवर का मतलब बाहर। तो पहला बात क्या बोला, स्प्लेनिक आर्टरीवेनस फिस्टुला। अगर इन दोनों का फिस्टुला हो गया, आर्टरी स्प्लेनिक आर्टरी और वेन का फिस्टुला हो गया, तो यानी क्या फ्लो ज्यादा हो जाएगा ना, जिसके वजह प्रेशर ज्यादा बिल्डअप होगा। दूसरा वजह मैंने क्या बोला, दूसरा वजह इट विल बी द व्हाट, स्प्लेनिक वेनस थ्रोम्बोसिस। अगर यहाँ पे कुछ ऑक्लूजन्स हो गए यानी थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो गया, जिसके वजह क्या होगा, जिसके वजह रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, जिसके वजह क्या प्रेशर बिल्डअप होगा। अब तीसरा रीजन मैंने क्या बोला कि स्प्लेनोमेगाली, अगर स्प्लेनोमेगाली डेवलप होगा तो ज्यादा डेफिनेटली सिंपल सी बात है ना, तो जिसकी वजह क्या प्रेशर ज्यादा डेवलप होगा। अल्टीमेटली दिस थ्री थिंग्स विल गेट टू what in result into portal hypertension, ठीक है ना। अब ये हो गया एक्स्ट्राहेपेटिक प्रीसाइनोसाइडल। अब हम लोग बात करूंगा इंट्राहेपेटिक प्रीसाइनोसाइडल, यानी इधर। अब गड़बड़ इधर हुआ था समझ लो, अब लिवर के अंदर हो गया, लिवर के अंदर हो गया, लेकिन इंट्राहेपेटिक लिवर के अंदर हो रहा है लेकिन साइनोसाइड के पहले। अच्छे से याद रखो, लिवर के अंदर लेकिन साइनोसाइड के पहले, इसका मतलब क्या होगा, इंट्राहेपेटिक व्हाट, प्री साइनोसाइडल। हाँ वही वजह होगा ना, इंट्राहेपेटिक प्री साइनोसाइडल। तो दूसरा वजह हम लोग इधर लिखूंगा क्या, चलो जगह छोड़ दीजिए इसके लिए। ये याद रखना, हाइपरटेंशन क्यों डेवलप होगा, दोनों वजह की वजह। एक हो सकता है कि जैसे फ्लो ज्यादा होगी या फिर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, इन दोनों वजह की क्या हो सकता है, टेंशन हाइपरटेंशन डेवलप हो सकता है। अब हम लोग बात करूंगा इंट्राहेपेटिक प्रीसाइनोसाइडल। इंट्राहेपेटिक प्री साइनोसाइडल, यानी हम लोग बात कर रहा इसके बारे में, इस जगह के बारे में बात कर रहा हूँ अभी फॉर एग्जांपल। तो इसका वजह क्या हो सकता है, समझ लीजिए यहाँ पे कुछ सिस्ट है नो, सर्कोइडोसिस हो गया जिसकी वजह डेवलप हो सकता है। और फिर समझ लो उसका और एक वजह इंपॉर्टेंट वजह हम लोग बोल सकते हैं, कोई नहीं, सिस्टोसोमियासिस। सिस्टोसोमियासिस, सो सिस्टोसोमियासिस इसका एग्स अगर इधर हो, सिस्टोसोमियासिस तो सिस्टोसोमियासिस का अगर एक इधर मतलब समझ लो किसी भी कारण लॉज होगी, इधर रह गया, तो जिसके वजह क्या होगा, ऑफ कोर्स वहाँ पे भी क्या ऑब्स्ट्रक्शन होगा, जिसके वजह क्या होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो जिसकी वजह क्या होगा, हाइपरटेंशन डेवलप होगा। तो एक वजह होगा सिस्टोसोमियासिस। दूसरा हो सकता है, ये मोस्ट कॉमन होता है, ये मोस्ट कॉमन होता है। अगर बोलता हूँ इंटरहेपेटिक प्री साइनोसाइडल के अंदर सबसे ज्यादा वजह क्या हो सकते हैं, होगा सिस्टोसोमियासिस, ठीक है ना, मोस्ट कॉमन कॉज इंटरहेपेटिक प्री साइनोसाइडल। दूसरा हो सकता है सार्कोइडोसिस, ठीक है ना, या फिर होता है होस्ट वर्सेस ग्राफ्ट डिजीज, ठीक है ना। या फिर और एक बोल दीजिए इधर कि रीजेनरेटिव नोड्यूल्स हो सकते हैं कभी कभार। तो नोडुलर रीजेनरेटिव हाइपरप्लेजिया, अगर इसके अंदर हाइपरप्लेजिया हो गया तो हाइपरप्लेजिया का ऑफ कोर्स तो इसकी वजह का कॉम्प्रेशन होगा, जिसकी वजह ऑब्स्ट्रक्शन होगा, जिसकी वजह रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, अल्टीमेटली हाइपरटेंशन डेवलप होगा। ये नॉर्मल सी बात है ना। अब हम लोग बात कर ले एक्स्ट्राहेपेटिक प्रीसाइनोसाइडल के बारे में। अब हम लोग बात कर ले किसके बारे में, इंट्राहेपेटिक प्रीसाइनोसाइडल के बारे में। अब हम लोग बात करूंगा साइनोसाइडल, यानी यहाँ पे अगर किस टाइप का प्रॉब्लम हो सकता है जिसके वजह क्या हाइपरटेंशन डेवलप हो सकता है। सो हम लोग बात करूंगा अभी साइनोसाइडल कॉजेस, ठीक है ना। चलो बात करते हैं उसके बारे में। तो बात करूंगी यहाँ फॉर एग्जाम्पल, अब हम लोग बात करूंगे किसके बारे में, साइनोसाइडल रीजन्स, ठीक है ना। बात कर ले एक्स्ट्राहेपेटिक प्रीसाइनोसाइडल, बात कर ले हम लोग इंट्राहेपेटिक प्रीसाइनोसाइडल। अब हम लोग बात करूंगा साइनोसाइडल रीजन्स के बारे में। देखो अब यहाँ पे अगर प्रॉब्लम होता है डेफिनेटली इसका मतलब लीवर में प्रॉब्लम हुआ, यानी क्या सिरोसिस हुआ। तो सबसे पहले हम लोग लिखूंगा, तो तीसरा वजह है, इसका वजह क्या, साइनोसाइडल कॉजेस, साइनोसाइडल कॉजेस।
यहाँ पे बेसिकली हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, हम लोग को देखने को मिलेगा यहाँ पे सिरोसिस डेवलप्ड होगा, यहाँ पे क्या लिवर में सिरोसिस डेवलप्ड होगा, कहाँ पे बेसिकली साइनोसॉइडल रीजन्स में, जिसके वजह हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, पोर्टल हाइपरटेंशन। तो यहाँ पे देखो जैसे अगर बात करते हो यहाँ पे क्या होगा, डेफिनेटली सिरोसिस डेवलप होगा। तो फर्स्ट रीजन क्या हो सकते हैं, हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन हो सकता है, हेपेटाइटिस सी वायरस इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है ना, या फिर सिरोसिस के डेवलप हो सकते हैं अल्कोहल के बजाय, तो अल्कोहल भी रीजन्स हो सकते हैं। तीसरा हम लोग बोल सकते हैं इधर कि समझ लो प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस हो सकते हैं, प्राइमरी बिलियरी यानी जो बाइल डक्ट, ठीक है ना, सिरोसिस हो सकते हैं। या फिर चौथा बोल सकते हैं हम लोग इधर की समझ लो प्राइमरी स्क्लेरोटाइजिंग कोलांजाइटिस, प्राइमरी स्क्लेरोटिंग कोलांजाइटिस, तो बाइल डक्ट में प्रॉब्लम होगा। ये हो सकता है क्या, साइनोसॉइडल कॉज। तो साइनोसॉइडल कॉज क्या हो सकता है, बेसिकली मैंने बोला कि सिरोसिस के बजाय साइनोसॉइडल कॉज होगा। अब सिरोसिस क्यों डेवलप्ड होगा, सिरोसिस डेवलप्ड हो सकता है मल्टीपल रीजन्स के बजाय, जैसे हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन हो सकते हैं, हेपेटाइटिस सी हो सकते हैं, अल्कोहल हो सकता है, प्राइमरी बिलियरी कोलांजाइटिस सिरोसिस हो सकता है, प्राइमरी स्क्लेरोटिंग कोलांजाइटिस हो सकते हैं, जिसकी वजह क्या हमारे इधर हाइपरटेंशन डेवलप्ड हो सकता है, ठीक है ना। ये हो गया क्या, साइनोसॉइडल कॉजेस। अब हम लोग बात करूंगा पोस्ट हेपेटिक, समझ लो इस रीजन्स में। तो अगर इस रीजन्स में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो इसका नाम क्या होगा, नॉर्मल सी बात है ना, और इस रीजन में प्रॉब्लम होता है तो इसका नाम क्या होगा, क्या होगा, ये होगा इंट्राहेपेटिक पोस्ट साइनोसॉइडल, नॉर्मल सी बात है ना, इंट्राहेपेटिक, इंट्राहेपेटिक पोस्ट साइनोसॉइडल, यानी साइनोसॉइड के बाहर जा रहा है अभी ना, साइनोसॉइडल। तो चौथा वजह हम लोग से लिख सकते हैं इधर कि समझ लो इंट्राहेपेटिक पोस्ट साइनोसॉइडल, यानी पहले लिख देते हैं पोस्ट साइनोसॉइडल इंट्राहेपेटिक, पोस्ट साइनोसॉइडल इंट्राहेपेटिक। इधर किस टाइप का प्रॉब्लम है क्या दोस्त, और यहाँ पे कुछ ऑक्लूजन्स हो गए विद इन द वेन्स, जो उसके बाहर जो वेन्स जा रहा है ना, जो समझ लो इंफीरियर वेन के साथ फ्यूज होगा, उसके पहले जाने की फ्यूजन होने की पहले जगह में जहाँ पे ऑक्लूजन्स हो गया, तो सिंपली हम लोग बोलूंगे इसको वेनो ऑक्लूसिव डिजीज, वेनो ऑक्लूसिव। अगर डिजीज हो गया है कहीं पे भी, मतलब समझ ले जा रहे हो ना, इसके बाद तो इसके बाद भी तो वेन रहेगा ना, यहाँ पे समझ लो ऑब्स्ट्रक्शंस हो गया, फिर कुछ ऑक्लूजन्स हो गई, जिसके बजाय हाइपरटेंशन डेवलप हो सकता है। इसको कहते हैं हम लोग क्या, इसको हम लोग कहते हैं वेनस वेनो ऑक्लूसिव डिजीज। जो वेनो ऑक्लूसिव डिजीज हो गया तो इसके वजह हो सकते हैं प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम लोग बात करूंगा, समझ लो लिवर का बाहर चला गया, इस जगह में आ गया, समझ लो लिवर का बाहर चला गया, लिवर का बाहर आ गया, लिवर का बाहर आके फिर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये क्या होगा, डेफिनेटली एक्स्ट्राहेपेटिक पोस्ट साइनोसॉइडल, ये साइनोसॉइड के बाद हो रहा है, और उसके साथ क्या, लिवर की बाहर, लिवर की तो बाहर हो रहा है, उसके साथ क्या साइनोसॉइड के भी बाद हो रहा है, साइनोसॉइड के बाद और लिवर के बाहर एक साथ हो रहा है, इसके वजह इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा पोस्ट साइनोसॉइडल एक्स्ट्राहेपेटिक, यानी एक्स्ट्राहेपेटिक पोस्ट साइनोसॉइडल को भी बोल दीजिए, ठीक है ना। तो लास्ट वजह हम लोग इधर लिखूंगा, चलिए लिखते एक जगह में कहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है ना, ध्यान से थोड़ा देखना। इधर हो सकता है लास्ट वजह में लिख देता हूं इधर एक्स्ट्राहेपेटिक पोस्ट साइनोसॉइडल, एक्स्ट्राहेपेटिक पोस्ट साइनोसॉइडल। तो इसका वजह क्या हो सकता है, देख लो, अगर फॉर एग्जांपल राइट साइड का हार्ट जो है वो फेल हो गया, अगर राइट साइड का जो हार्ट फेल हो गया, डेफिनेटली क्या होगा, जो ड्रेनेज मतलब जो समझ लो अगर फेल हो गया तो क्या होगा, डेफिनेटली राइट एट्रियम से, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जा नहीं पाएगा, जिसकी वजह बैक फ्लो होगा, राइट एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम से कहाँ आ सकते हैं,
जुगुलर वेन से कहाँ इंफीरियर सुपीरियर वेन का वहाँ से कहाँ लीवर में आ सकते हैं। इसकी वजह क्या होगा, लीवर का साइज भी ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है ना, इसकी वजह क्या पोर्टल हाइपरटेंशन भी डेवलप हो सकते हैं। तो एक वजह हम लोग बोल सकते हो कि राइट साइड हार्ट फेलियर, राइट साइड हार्ट फेलियर अगर हो गई जिसके वजह क्या हो सकता है, इस टाइप का मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगा। दूसरा हम लोग बोल सकते हो इधर समझ लो कि कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस हो गया, ये भी एक वजह है कॉन्स्ट्रिक्टिव। मेरे कार्डियोलॉजी में वीडियो है ना, अगर वहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया तो कुछ, क्योंकि अगर मैं हर चीज़ बोलने जाऊँगा ना, समझ ले पेरिकार्डाइटिस डिटेल्स में बोलने जाऊँगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट अगर नहीं हो तो मेरे जाओ वहाँ पे चैनल में, मेरे वहाँ पे जाओ आई बटन पे जाओ, वहाँ पे मिल जाएगा कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस एक वीडियो है, वहाँ से आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस, तो इन दो रीजंस अगर हम लोग याद रखते हैं कि जिसके वजह क्या और भी है, तो एक्स्ट्राहेपेटिक पोस्ट साइनोसॉइडल, और यस, और एक याद सकते हैं बुर्चिएरी सिंड्रोम, बुर्चिएरी सिंड्रोम भी हो सकता है, या फिर समझ लो इंफीरियर वेन का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ओक्लूशन हो गया उधर, तो जिसकी वजह हो सकता है। तो एक्स्ट्राहेपेटिक पोस्ट साइनोसॉइडल यानी लीवर के बाहर हो, उसके साथ साथ साइनोसॉइड के बाद होगा, तो उसको वजह उसका रीजंस क्या है, कैसा हो सकता है, राइट साइड हार्ट फेलियर हो सकता है, कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस हो सकता है, बर्चियरी सिंड्रोम हो सकता है, इंफीरियर वेन का ऑब्स्ट्रक्शन से फिर ऑब्स्ट्रक्शन होगा जिसकी वजह बैक फ्लो होगा, अल्टीमेटली प्रेशर डेवलप्ड और द प्रेशर बिल्डअप ज़्यादा होगा, ठीक है ना। नॉर्मल सी बात, ये हो गया हमारा वजह। अब हम लोग इसको कैसे डायग्नोसिस करूँगा, अब देखो डायग्नोसिस करने का दो तरीका है, ठीक है ना। तो एक चीज हम लोग देख सकते हैं कुछ एनाटॉमिकल, समझ लो हम लोग अगर अल्ट्रासोनोग्राफी करते हो तो अल्ट्रासोनोग्राफी का हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, डेफिनेटली अल्ट्रासोनोग्राफी में हम लोग को देखने को मिलता है क्या कि समझ लो ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे कुछ समझ लो कुछ एबनॉर्मलिटीज अगर स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है, कहीं पे ऑक्लूशंस हो गया है, समझ लो कुछ फिस्टुला हो गया फॉर एग्जांपल, तो वो हम लोग को देखने को मिलेगा, जिसकी वजह हम लोग बोल सकते हो क्या, हाँ ये तो एक वजह है कि अगर स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटी हो गया वो एक वजह है, तो यूएसजी करके हम लोग एनाटॉमी उसका यार एनाटॉमी अच्छे से देख सकते हो, सही है गलत हो गया एनाटॉमी। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हो, डॉपलर। अब डॉपलर क्यों करूंगा, डॉपलर इसलिए करूंगा उसका फ्लो रेट हम लोग को चेक करने को मिलेगा डॉपलर से, तो अगर डॉपलर कर लिया ना एक बार, तो डॉपलर करने के बाद हम लोग को ये पता चल जाएगी फ्लो सही है नहीं, अगर फ्लो ज़्यादा हो गया वो भी डॉपलर में दिखाई देगा, अगर फ्लो कम हो गया वो भी दिखाई देगा, अगर फ्लो नॉर्मल रहते हैं हिपैटिक सर्कुलेशन मतलब पोर्टल सिस्टम के अंदर वो भी दिखाई देगा, ठीक है ना। तो चलो बात करते हैं आप डायग्नोसिस के बारे में, क्या सब कुछ कर लिया, आप डायग्नोसिस करना तो जरूरी है ना भाई। ठीक है चलो, हाँ बात करते हैं। जब डायग्नोसिस का बात आ ही गया तो चलिए, डायग्नोसिस हम लोग दो तरीके कर सकते हो, एक कर सकते हो यूएसजी कर सकते हो, एक होता है डॉपलर, और एक हो सकता है डुप्लेक्स, डुप्लेक्स, ठीक है ना। अगर यूएसजी हम लोग करते हो तो यूएसजी में हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, बेसिकली द एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज, यानी एनाटॉमी अच्छे से समझ में आ गया यूएसजी करने के बाद। डॉपलर में हम लोग को देखने को मिलेगा फ्लो रेट, फ्लो ब्लड फ्लो, ठीक है ना। और डुप्लेक्स में क्या होगा, डुप्लेक्स में दोनों ही एक चीज मिलेगा एक साथ, ये भी डुप्लेक्स में, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग डॉपलर के बारे में। सो डॉपलर हो रहा है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, ये तो होगा ऑफ कोर्स, पोर्टल हाइपरटेंशन तो होगा, उसके साथ साथ और भी वजह है और भी जगह है जहाँ पे ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हो सकते हैं। जैसे पहले वाला अगर हम बात करें तो टेस्टिकुलर टॉर्सन, यहाँ पे भी हो सकता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, या फिर हम लोग अगर बोल सकते हैं कि पोर्टल हाइपरटेंशन, या फिर समझ लो वेरिकोज वेन, वहाँ पे भी फ्लो का थोड़ा बहुत गड़बड़ होता है ना। तो ये मतलब डॉपलर यूज करने के बाद हम लोग ये इस टाइप की चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, अब यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट चीज़ आप हम लोग को अब पढ़ना है कि
ये तो बोर्ड में ना मैं यहाँ पे एक डायग्राम दिखाऊंगा ऐसे, तो देख लीजिए वहाँ पे। उसको कहा जाता है पोर्टोसिस्टेमिक एनास्टोमोसिस। पोर्टोसिस्टेमिक एनास्टोमोसिस यानी एक 3 जगह है हमारे बॉडी में जहाँ पे क्या होता है, जो पोर्टल वेन सिस्टेमिक वेन के साथ फ्यूज होते हैं, यानी उन दोनों के बीच में एनास्टोमोसिस बनता है। ठीक है ना, क्या बोला मैंने, पोर्टोसिस्टेमिक यानी पोर्टल वेन के साथ सिस्टेमिक वेन का व्हाट, पोर्टल वेन के साथ सिस्टेमिक वेन का क्या मिलता है, एनास्टोमोसिस। तो 3 जगह में हम लोग को एनास्टोमोसिस देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे डायग्राम ऐसे बोल दे रहा हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 3 जगह में। एक हो सकता है क्या, समझ लो जो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन है ना, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन के साथ समझ लो उसका वो जो ब्रांच होकर आता है, किसका, पोर्टल वेन का, अगर बोल दो इधर तो पोर्टल, अगर लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन के साथ एक जगह में होगा, ऊपर देखो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन के साथ कहाँ पे मिल सकते हैं एनास्टोमोसिस। एक हो सकता है कहाँ, कहाँ मिल सकते हैं, बोलो, इसोफेजियल वेन। हाँ, इसोफेजियल वेन। तो वो जो मैंने जो बोला है अभी इधर, तो बोल देता हूँ अभी थोड़ा और। तो हम लोग अभी बात कर रहे थे उसके बारे में, डायग्नोसिस में थोड़ा एक कर देता हूँ। तो 3 जगह में हम लोग को मिलता है पोर्टोसिस्टेमिक एनास्टोमोसिस। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि हमारे बॉडी में मतलब 3 जगह में पोर्टोसिस्टेमिक एनास्टोमोसिस यानी जो पोर्टल सिस्टम से, यानी जो वेंस लिवर के साथ अटैच्ड है, फॉर एग्जांपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली व्हाटएवर इट इज, और उसके साथ जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, जैसे पहले वाला मैंने क्या बोला, इन बिटवीन एजाइगस वेन, एजाइगस वेन हो रहा है क्या, जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन का, और समझ लो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, या जो यहाँ पे क्या होगा, फिर यहाँ पे हम लोग मतलब फॉर ब्रॉडर टर्म हम लोग यूज कर सकते हो कोरोनरी वेन। ठीक है ना, तो इन दोनों का बीच में, इन दोनों के बीच में जब बनेगा, इसको कहेंगे हम लोग क्या, पोर्टल पोर्टल सिस्टेमिक एनास्टोमोसिस। यहाँ पे अगर किसी भी कारण में प्रेशर ज़्यादा हो गया तो हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, इसोफेजियल वेरिसेस। दूसरा, इन बिटवीन मैंने क्या बोला, जो रेक्टल वेन रीजन है ना, रेक्टल वेन्स है, उसका वहाँ पे अगर ये चीज़ इन्वॉल्व हो गया ना, तो जिसके वजह हम लोग को क्या देखने को मिल सकती है, इंटरनल हिमोरॉइड्स। और तीसरा बात मैंने क्या बोला, पैरा अम्बिलिकल वेन एंड सुपीरियर एंड इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन, इस इन दोनों के बीच में अगर एनास्टोमोसिस बनता है, इसके वजह हम लोग को क्या देखने को मिल सकता है, कैपुट मेडूसा। ठीक है ना, अगर वहाँ पे हम लोग स्टेथ यूज करते हो तो हम लोग को क्या सुनने को मिलता है, वेनस हार्म, हम लोग को क्या सुनने को मिलेगा, वेनस हार्म। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैपुट मेडूसा। मैं ये दिखा रहा हूँ कैपुट मेडूसा, अगर पॉसिबल तो वीडियो में बाद में जब अपलोड करूँगा यहाँ पे दिखा दूंगा कैपुट मेडूसा। ठीक है, ये हो गया हमारा पोर्टोसिस्टेमिक एनास्टोमोसिस। अब हम लोग बात करूँगा, ठीक है चलो, समझ लो इसोफेजियल वेरिसिस हो गया, इसोफेजियल वेरिसिस हो गया, जो पोर्टोसिस्टेमिक या पोर्टोसिस्टेमिक एनास्टोमोसिस है ना, अगर पोर्टोसिस्टेमिक एनास्टोमोसिस हो गया, इधर पोर्टोसिस्टेमिक एनास्टोमोसिस हो गया, तो जिसकी वजह अगर पहले वाले की बात करते हो, वहाँ पे अगर इसोफेजियल वेरिसिस यानी अगर ब्लीडिंग हो गया, इसोफेजियल ब्लीडिंग हो गई यहाँ पे बेसिकली, तो किसका क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, इसको हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हो, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है ना, तो चलिए बात करते हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत। उसके पहले हम लोग को और एक चीज़ यहाँ पे याद रखने का, कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ, मोस्ट कॉमन कॉज अगर की भी अगर पोर्टल, अगर समझ लो पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप हुआ, जिसके वजह क्या हो सकते हैं, समझ लो सिरोसिस हो गया ना, सिरोसिस के वजह क्या हो सकते हैं, तो पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप हो सकते हैं। अगर पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप हो सकते हैं, जैसे मैंने बोला यहाँ पे इसोफेजियल वेरिसेस हो सकते हैं, जिसके वजह हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, ब्लीडिंग देखने को मिलेगा। तो ब्लीडिंग के वजह शॉक हो गया समझ लो, फिर अदर कॉम्प्लिकेशंस आ गए, जिसकी वजह उसका डेथ हो सकता है। लेकिन उससे भी पहले जो किसको प्रायोरिटी दिया जाता है, जो होता है हेपेटिक फेलियर, यानी हेपेटिक फेलियर इज द मोस्ट कॉमन लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। ठीक है ना, इन सिरोसिस, सो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ, most common cause of death in cirrhosis। so फर्स्ट होगा हेपेटिक फेलियर, हेपेटिक
फेलियर फॉलोड बाय इसोफेजियल वेरिसेस। या फिर वेरिसियल ब्लीडिंग। यहाँ पे वेरिसेस तो वो जगह में हो सकते हैं ना, वैसे सिंपली बोल दीजिए वेरिसियल ब्लीडिंग। ठीक है, ये हो गया मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ, ये हाँ सिरोसिस, ठीक है ना। अब हम लोग बात करूंगा कि समझ लो वेरिसिस डेवलप्ड हो गया, उसको मैनेज कैसे करूंगा, उसका क्या सिम्टम्स आएगा, कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकता है। अब इसके लिए मैं लिखूंगी यहाँ पे इसोफेजियल ब्लीडिंग, और इसोफेजियल वेरिसिस यहाँ पे डेवलप हो सकता है, जिसके वजह इसोफेजियल ब्लीडिंग हम लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब इसके वजह क्या सिम्टम मिलेगा हम लोग को, और इसका मैनेजमेंट ये कैसे करूँगा। देखो जो मैंने क्या बोला, इसोफेजियल यहाँ पे अगर वेरिसिस डेवलप्ड होगा, इफ द वेरिसिस डेवलप्ड इन द इसोफेजियल रीजन्स, राइट। यानी हम लोग अगर बोल सकते हैं, अगर इसोफेजियल जो रीजन है ना, यहाँ पे मोस्ट कॉमन साइट क्या होता है ब्लीडिंग का, मोस्ट कॉमन साइट कहाँ होगा, मोस्ट कॉमन साइट लोअर थर्ड सेंटीमीटर ऑफ द इसोफेगस, लोअर थर्ड सेंटीमीटर ऑफ। अब यहाँ पे अगर इस रीजन्स में जो लोअर थर्ड सेंटीमीटर, यहाँ पे अगर मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द वेरिसिस हो सकता है, तो जिसके वजह क्या होगा, मैंने क्या बोला, इसका वजह हो सकता है क्या, अगर समझो पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप्ड हो, जिसके वजह वेरिसिस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग अभी बात कर रहे हो इसोफेजियल वेरिसिस के बारे में, अगर इसोफेजियल वेरिसिस यानी इसोफेजियल अगर उसके वजह ब्लीडिंग होता है इसोफेगस रीजन्स में, तो सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता है, द मोस्ट कॉमन साइट टू सी द इसोफेजियल वेरिसिस, दैट इज नथिंग बट द लोअर थर्ड सेंटीमीटर ऑफ द इसोफेगस, यानी जो लोअर 3 सेंटीमीटर ऑफ द इसोफेगस है ना, यहाँ पे हम लोग को ब्लीडिंग देखने को मिलेगा, मोस्ट कॉमन साइट। अगर ब्लीडिंग होगी यहाँ से, ब्लीडिंग यहाँ से ज़्यादा होगी, तो ब्लीडिंग ब्लड कहाँ पे आएगा, धीरे 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 कहाँ, स्टमक में आएगा ना। अब स्टमक में जब आएगा ये ब्लीडिंग, जब स्टमक में आएगा, तो स्टमक का जो एसिड है, स्टमक का जो एसिड इसके साथ रिएक्ट करेगा, जब रिएक्ट करने के बाद बंद होगा, ऑफकोर्स यहाँ पे वोमिटिंग आएगा। अब जब वोमिटिंग आएगा ना, तो हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, कॉफी कलर्ड ब्लीडिंग, कॉफी कलर्ड ब्लीडिंग। सो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा कॉफी कलर्ड ब्लीडिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, इसोफेजियल वेरिसिस का मोस्ट कॉमन साइट कहाँ पे होगा, लोअर थर्ड सेंटीमीटर ऑफ द इसोफेगस। यहाँ पे अगर वेरिसिस डेवलप्ड हो गया एक बार, तो इसकी वजह क्या होगा, ब्लीडिंग आएगा। जो ब्लीडिंग अल्टीमेटली कहाँ आएगा, इसोफेगस में, सॉरी इसोफेगस से कहाँ आएगा, स्टमक में। मैं फिर बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, गलती हो गया भाई, कोई नहीं। तो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द इसोफेजियल ब्लीडिंग होगा लोअर थर्ड सेंटीमीटर ऑफ द इसोफेगस। आप इसोफेगस में यहाँ अगर वेरिसिस डेवलप्ड हो गई, इसके वजह से जिसके वजह ब्लीडिंग हो गया, तो इसोफेजियल रीजन से, इसोफेजियल लोअर थर्ड सेंटीमीटर से ब्लीडिंग कहाँ आएगा, स्टमक में आएगा। स्टमक में आने के बाद स्टमक का जो एसिड है इसके साथ रिएक्ट करेगा, जिसके वजह क्या होगा, जब उल्टी होगी यानी वोमिटिंग होगा, तब क्या होगा, कॉफी कलर्ड ब्लीडिंग हम लोग को देखने को मिलता है, कॉफी कलर्ड ब्लीडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। अब एक बार ये देखने को मिल गया, फॉर एग्जाम्पल अगर समझ लो किसी का 2-3 एपिसोड्स हो गए वोमिटिंग का, 2-3 एपिसोड्स ऑफ वोमिटिंग, डेफिनेटली क्या ब्लड बाहर जा रहा है ना। अब ब्लड जब बाहर जा रहा है तो क्या डेवलप होगा, ऑफकोर्स शॉक डेवलप्ड हो जाएगा। तो 2-3 और एपिसोड्स ऑफ द वोमिटिंग, इफ यू गेट टू सी 2-3 टाइम्स of the coffee colored vomiting in these patients, then whatever the manifestations will get to see, that will be nothing but the shock. तो shock will be developed. अब shock का हम लोग को मैनेज करने के लिए क्या देना है, सबसे पहले भाई, सबसे पहले क्या देना चाहिए हम लोग को, ऑफकोर्स इंट्रावेनस फ्लूइड देना है ना। अब इंट्रावेनस फ्लूइड तो ऐसा नहीं है ना कि देते जाऊंगा, इसका थोड़ा कुछ ना कट ऑफ वैल्यू है। जैसे समझ लो ब्लीडिंग हो रहा है इधर, ब्लीडिंग होने मतलब ब्लीडिंग हो रहा है जिसकी वजह वोमिटिंग की वजह वो बाहर भी आ रहा है, जिसकी वजह शॉक डेवलप हुआ। अब हम लोग को इंट्रावेनस फ्लूइड दे रहा हूँ, इंट्रावेनस फ्लूइड देते देते हम लोग को क्या कब तक देना, जब तक प्रेशर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 तक नहीं पहुँच रहे। तो कट ऑफ कितना होता है बीपी का, क्या होगा 100, मतलब 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है ना, 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। उसके साथ साथ हम लोग को देखना है कि हम लोग को और एक चीज़ नोटिस करना है क्या, हीमोग्लोबिन का वैल्यू। हीमोग्लोबिन का वैल्यू कितना तक होना चाहिए,
8 ग्राम परसेंटेज। अगर 8 से कम हो गया तो हम लोग को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है। अगर 8 तक है या फिर 8 से ज़्यादा है तो नॉर्मल है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग को इसको अगर मैनेजमेंट करूँगा ना, तो सबसे पहले हम लोग को क्या देना होगा। सबसे पहले जो चीज़ देखने को मिलेगा हम लोग इधर, इसका मैनेजमेंट अगर बात करता हूँ, सबसे पहले हम लोग क्या दूंगा, इंट्रावेनस फ्लूइड दूंगा, क्योंकि 2-3 एपिसोड्स ऑफ द वोमिटिंग, इफ यू गेट टू सी 2-3 एपिसोड्स ऑफ द वोमिटिंग, तो हम लोग को क्या देना चाहिए, हम लोग को ऑफकोर्स इंट्रावेनस फ्लूइड देना चाहिए। तो कौन सा दूंगा, रिंगल एक्टेड सोल्यूशन दूंगा, रिंगल एक्टेड सोल्यूशन। आप सोल्यूशन दे रहे हो, इसका थोड़ा लिमिट होगा ना, ऑफकोर्स लिमिट होगा। तो कट ऑफ बीपी कितना होगा, कट ऑफ बीपी होगा इधर 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। और उसके साथ साथ हम लोग हीमोग्लोबिन लेवल भी चेक करना होगा। हीमोग्लोबिन लेवल अगर 8 ग्राम परसेंटेज तक है तो सही है। अगर लेस देन 8 ग्राम परसेंटेज हो गया, इस टाइम हम लोग को ब्लड ट्रांसफ्यूशन के लिए जाना है, ब्लड ट्रांसफ्यूशन के लिए जाना है। ये हमारा स्टेप्स मैनेजमेंट के, ठीक है ना। अब हम लोग जाऊंगा फार्माकोथेरेपी। तो हम लोग फार्माकोथेरेपी में कौन सा दवा यूज कर सकते हो इधर, इसका मतलब क्या असर पड़ सकते हैं बंदे के ऊपर, उसके बारे में बात करते चलिए, ठीक है ना। चलिए, तो मैंने क्या बोला, हर घर बोलते हुए इधर, चलिए कोई नहीं। सबसे पहले हम लोग को देखना क्या है कि यहाँ पे अगर इसोफेजियल ब्लीडिंग हो गया जिसके वजह 2-3 एपिसोड्स ऑफ द वोमिटिंग, इफ यू गेट टू सी 2-3 एपिसोड्स ऑफ द वोमिटिंग, दैट अल्टीमेटली विल गेट टू सी द डेवलपमेंट ऑफ द शॉक। हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, शॉक देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अगर हाइपोवॉलेमिक शॉक हो गया तो सबसे पहले हम लोग को मैनेजमेंट में क्या करना होगा, वी शुड गो फॉर व्हाट, इंट्रावेनस फ्लूइड। तो इंट्रावेनस फ्लूइड हम लोग कैसे दूंगा, 2 लार्ज नेडल कैनुला, लार्ज कैनुला हम लोग को यूज करना है, ठीक है ना। उसके बाद कौन सा फ्लूइड दूंगा इधर, रिंग इलेक्टेड सोल्यूशन, ठीक है ना। अगर प्रेफरेंस की बात करते हैं तो हम लोग दूंगा क्या, रिंग इलेक्टेड सोल्यूशन। उसके बाद हम लोग तब तक फ्लूइड देते जाऊंगा जब तक क्या, कट ऑफ बीपी कितना होगा, 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। उसके बाद और एक चीज हम लोग को नोटिस करना है, वो है क्या, हीमोग्लोबिन लेवल। अगर हीमोग्लोबिन लेवल 8 ग्राम परसेंटेज तक है तो सही है। अगर इससे कम हो गया, 8 ग्राम परसेंटेज से भी कम, लेस देन 8 ग्राम परसेंटेज हो गया, देन वी शुड गो फॉर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है ना। अब हम लोग बात करूंगा फार्माकोथेरेपी में। तो फार्माकोथेरेपी में हम लोग क्या दवा यूज कर सकते हो, ऑक्टीरोटाइड, ड्रग ऑफ चॉइस इधर हो क्या होगा, ऑक्टीरोटाइड। ऑक्टीरोटाइड यानी क्या होता है, ये होता है सोमोटेस्टेटिन एनालॉग। अब ये कैसे काम करेगा, जैसे समझ लो प्लेटलेट जो एग्रीगेशन होता है ना, जिसकी वजह डिस्पेंसन होता है, तो उसको होने नहीं देगा, ठीक है ना। तो जिसकी वजह ब्लीडिंग थोड़ा बहुत बंद सकते हैं, मतलब बंद हो सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर फार्माकोथेरेपी की बात करते हैं हम लोग, तो हम लोग इधर दे सकते हो क्या, ऑक्टीरोटाइड, ऑक्टीरोटाइड ये हो गया हम लोग का ड्रग ऑफ चॉइस। और हम लोग और दे सकते हो, टार्लीप्रेशन दे सकते हो। सो ये ऑल्टरनेटिव हम लोग दे सकते हो। लेकिन इसके साथ हम लोग को नाइट्रेट्स यूज करना है, नाइट्रेट्स यूज करना है। देखिए मैंने क्या बोला, फार्माकोथेरेपी में हम लोग क्या ड्रग ऑफ चॉइस हम लोग क्या दे सकते हो, ड्रग ऑफ चॉइस के लिए हम लोग क्या दे सकते हो, फार्माकोथेरेपी एज फार एज द फार्माकोलॉजी फार्माकोथेरेपी इज कंसर्न, एज फार एज द फार्माकोथेरेपी इज कंसर्न, ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा, इधर होगा ऑक्टीरोटाइड। ये देने के बाद हम लोग और भी ऑल्टरनेटिव ड्रग यूज कर सकते हो, जैसे हम लोग क्या यूज कर सकते हो, टार्लीप्रेशन। और टार्लीप्रेशन के साथ हम लोग क्या नाइट्रेट्स भी यूज करना है, क्योंकि टार्लीप्रेशन देने के बाद इसका क्या फंक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन, जिसके वजह अगर कॉन्ट्रैक्शन हो गई जिसकी वजह चेस्ट पेन भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर मतलब ब्लीडिंग रुकने के लिए कॉन्ट्रैक्शन अगर होता है जिसकी वजह चेस्ट पेन भी हो सकते हैं, इस जो चेस्ट पेन का जो साइड इफेक्ट है इसको रुकने के लिए हम लोग को नाइट्रेट्स भी देना जरूरी है। उसके बाद हम लोग गैस्ट्रिक लेवल से खाना भी दे सकते हो, ठीक है ना, गैस्ट्रिक लेवल यहाँ से हम लोग खाना वाना दे सकते हो। ये होगा, अब हम लोग ये हो गया फार्मा मतलब मेडिकल मैनेजमेंट। अब सर हाँ मेडिकल मैनेजमेंट। अब हम लोग बात करूँगा सर्जिकल मैनेजमेंट। ये हो गया फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, ठीक है ना, नॉन सर्जिकल। अब हम लोग बात करूँगा सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में इन द नेक्स्ट पार्ट में। तो ये हो गया पूरा का पूरा पोर्टल हाइपरटेंशन का
बजट हो गया, कॉम्प्लिकेशंस का बोल भी दिया, उसके बाद हम लोग मैंने बोल भी दिया इसका क्या मैनेजमेंट भी कैसे करना है। अब हम लोग बात करूँगा बाकी बात क्या होगा जो सर्जिकल मैनेजमेंट नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मुझे कमेंट करके बताइए क्या क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है, तो ताकि मैं और भी इम्प्रूव कर सकूँ और आपको आप लोग को अच्छे से टॉपिक अच्छा कॉन्सेप्ट दे के भी आपको भी फायदा होगा, मेरा भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए कोई नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।